अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। रात के अंधेरे में मीकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मीकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मीकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वह दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मीकू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटे, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, पर मीकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही आ गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक गुजर जाते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी हुई और मीकू ने सड़क किनारे पर कार रोक दी। मीकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा। उसके दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा था। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद मीकू ने रमेश से कार चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था, पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वो दोनों कर भी क्या सकते थे, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता था कि रात के समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना ना चाहता हो, क्योंकि हाईवे पर रात को लूटपाट आम बात थी। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूं कहें जैसे कि राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मीकू भागकर उस कार के पास गया। इस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मीकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है। कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहां तक पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिब्बी में से एक पतला वायर निकाला। मीकू समझ पाता तब तक ड्राइवर अपनी कार से मीकू की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मीकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मीकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मीकू के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मीकू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने से लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मीकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरी कार से उनका ड्राइवर निकला और रोज़दार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चले, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। मीकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। एक बात और मीकू और रमेश को चौंकाने वाली थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए ये हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटके हुए थे। अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। मीकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर ही आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर मीकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफ़ी अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है।
वह कमरा दूधिया प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। मीकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौड़ चलना शुरू हो गया था। मीकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने माता पिता को माँ मेहरवाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मीकू को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला लग रहा था। मीकू फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। अब मीकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। मीकू कन आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मीकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मीकू रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे ये क्या! जैसे ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वह पसीने में पूरी तरह से भीग गया था। शीशे में उसने यह भी देखा कि यह लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। ये लोग जो खा रहे हैं वो किसी की मांस या हड्डियां लग रही हैं। वह तो अब पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वह आपस में कुछ बातें कर पाते, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए मीकू से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। वह आप लोगों से गुजारिश है कि आप पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। ये बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार मीकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वह थोड़ा भयभीत होने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहाँ आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं। वह बूढ़ा हंसा मीकू तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्ठास किया। ऐसे लगा कि उसकी अट्ठास में पूरी हवेली अट्ठास करने लगी। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर, मीकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मीकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपनी जेब से दुर्गा चालीसा को निकाल कर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसे भयभीत लग रहा था। अब दोनों ने कहा,
वहाँ रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद मीकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ माँ मेहर वाली है और उनके रहते ये भूत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी शीशे के में देखने पर वह एक महाकुरूप डरावनी साया के रूप में तब्दील हो रही थी। वह किशोरी प्रसन्न मन से मीकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे ये क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 का वोल्ट करंट लगा हो। अभी कुछ कोई समझ पाता, तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। मीकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह ज़रूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर मीकू के पास आया और थोड़ा तेज़ आवाज़ में डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दिए। यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मीकू ने नाम में सर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वह रमेश का हाथ और कस के पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयानक हो गया। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे, अब वह भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकतें करते हुए मीकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। मीकू ने रमेश से कहा, लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वह दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ मेहर वाली भगवती को दोहराने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाज़ें चीख पुकार आ रही थी, पर वे इन सबसे बेखबर होकर बस माँ का ही नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गई। मीकू और रमेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। अचानक मीकू कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसकी बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। मीकू ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से मीकू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हो? कहीं आप लोग रात को ही नहीं तो नहीं हो? मीकू एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा, यह अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वो पागल हो गए हैं या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए उन्हें अपनी बात भी बताई। फ्रेंड्स, आपको मेरी कि उसका भी उन भूतों से एक बार पाला पड़ा था, लेकिन वो ऊपर वाले की मेहर से बच गया था। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।